दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर शो में। आज एक बार फिर आपके साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट लगातार लेके आ रहे हैं, जो कि आप उसको देख रहे होंगे और पसंद भी कर रहे होंगे। अगर जिस भी सब स्टाफ ने प्रीवियस ईयर जो प्लेलिस्ट नहीं देखी है पिछली वाली, तो उसको ज़रूर देखें और एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा उठाएं। तो शुरू करते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें जो जनरल बैंकिंग है, यानी सभी बैंकों के लिए 20 क्वेश्चन और पीएनबी स्पेशल 10 क्वेश्चन। तो इसमें पीएनबी और जनरल बैंकिंग के लिए है। जो जनरल बैंकिंग के लिए है वो सभी बैंकों के लिए है और लगातार केवल सब स्टाफ के लिए ये क्लास चलाई जाती है। ओनली सब स्टाफ टू क्लर्क के लिए। जो हमारे भाई हैं जो प्रमोशन लेना चाहते हैं वो इन क्लासों को ज़रूर देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो रहा आपकी स्क्रीन पर। ये क्लास आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम से मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ चार्ज ऑन गुड्स इन विच possession is the bank and ownership is the borrower is called। हिंदी है, माल पर लगने वाले उस प्रकार के शुल्क को क्या कहा जाता है जिसमें कब्जा बैंक के पास होता है और स्वामित्व यानी जो ओनरशिप है वो उधारकर्ता के पास होता है। तो इस प्रकार के जो बोरोवर है उसे क्या कहते हैं, जो उधारकर्ता के पास होता है उसे क्या कहते हैं, इस प्रकार के गुड्स को क्या कहेंगे? हाइपोथेकेशन कई बार बता चुका हूँ, असाइनमेंट, प्लेज या बेलमेंट। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेज। प्लेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने हाइपोथेकेशन बताया था, जैसे आप व्हीकल लोन लेते हो, कार लोन वगैरह वगैरह, ये आपका हाइपोथेकेशन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज नोटिस टू द बोरोवर आफ्टर पोजीशन फॉर सेल अंडर सरफेसी। जो सरफेसी एक्ट के तहत बिक्री के लिए कब्जे के बाद उधारकर्ता को कितने दिनों का नोटिस दिया जाता है? अगर सरफेसी एक्ट के तहत अगर कोई कर्जा लेने वाला बंदा है या कर्जा लेने वाला जो कस्टमर है और उसको अगर कब्जे लेने के बाद कितने दिनों के बाद उसको नोटिस दिया जाएगा? पहला ऑप्शन है 15 दिन, दूसरा है 30, 45 या 60 दिन। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 30 दिनों के लिए नोटिस उसको दिया जाएगा। तो उसको बताया जाएगा भाई कि आप अभी नोटिस पकड़ो और पूरा करो अपने कब्जे को। अगला क्वेश्चन है, डेफर्ड पेमेंट गारंटी इज। जो स्थगित भुगतान गारंटी है वो इनमें से क्या है? पहला है परफॉर्मेंस गारंटी, दूसरा है फाइनेंशियल गारंटी, तीसरा है लॉन्ग टर्म गारंटी और चौथा है काउंटिंग गारंटी। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये पहले जितने भी पेपर होते हैं उनमें ये पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। तो वीडियो को लास्ट और एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे न छूट पाए और पेपर में इजी क्रैक कर सको, चाहे आपका पेपर कभी भी हो। मैं चाहता हूँ आप सब स्टाफ से क्लर्क ज़रूर बने। भगवान से हम ये दुआ करते हैं अगर आप पढ़ रहे होंगे तो जो ये क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फाइनेंशियल गारंटी हो जाएगा। डेफर्ड पेमेंट गारंटी को ही फाइनेंशियल गारंटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन दैट ombudsman कैन अलाउ फॉर ए कैश रिफॉर्म टू इट? किसी मामले में सुधार के लिए लोकपाल मुआवजे की अधिकतम कितनी राशि की अनुमति दे सकता है? और जो कल वाला पेपर था, जो कल वाली क्लास थी, उसमें ये था कि लोकपाल के कितने सेंटर, कितने केंद्र हैं भारत में और सबसे अधिक कहाँ पर है? तो आपने ये कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसने अगर कल की क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाके कल की क्लास ज़रूर देखें। इसका जो मुआवजे की बात है, पहला ऑप्शन है 1 लाख, दूसरा है 6 लाख, तीसरा है 10 लाख और चौथा है 20 लाख। तो जो इसका लोकपाल मुआवजे की अधिकतम राशि है वो है 20 लाख रुपए तक की राशि है। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन इन एनआई एक्ट द बैंक हैज ऑब्लिगेशन टू मेक पेमेंट ऑफ चेक इशूड बाई ए कस्टमर? एनआई अधिनियम के तहत किस धारा के तहत बैंक के द्वारा ग्राहक को जो जारी चेक का भुगतान करने का दायित्व है? एनआई एक्ट, इसमें बताना है कि कौन सा जो बैंक के द्वारा जो चेक जारी किया जाता है, भुगतान किया जाता है, वो किस धारा के तहत है। जो एनआई एक्ट है वो 1881 का है। कल भी पेपर में पूछा गया था, तो आपने धारा बतानी है। धारा पहला ऑप्शन है 85, दूसरा ऑप्शन है 131, तीसरा ऑप्शन है 30 और चौथा जो ऑप्शन है मात्र 31 धारा के तहत चेक को जारी कर सकते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत। अगला क्वेश्चन है, एज पर द प्रोविजन ऑफ एनआई एक्ट सेक्शन 48 एंड ऑर्डर चेक इज ट्रांसटेबल नेगोशिएबल ओनली बाय, कि जो एनआई एक्ट है धारा 48 के प्रावधान में के अनुसार एक ऑर्डर चेक केवल ट्रांजेस्टेबल या बातचीत किया जा सकता है। उसको क्या कहेंगे? डिलीवरी, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, अनुमोदन करना एवं वितरण करना। तीसरा है ब्लैंक अम्बर्समेंट, रिक्त लोकपाल। और अंत में है ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी कहते हैं उसको। ठीक है, ये धारा 48 के अंदर आता है। आपने इनको याद नहीं करना है, एक बार थोड़ा देख लेना है। और आप अगर रोज़ सुन रहे हो तो आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, अपना 2 मिनट दें अगर आपको हमारी मेहनत ठीक लगती है तो। अगर मेहनत ठीक लगती है, रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो वीडियो बनाने में भी मज़ा आता है और क्वेश्चनों को ढूंढ निकालने में भी मज़ा आता है। और अगर रिस्पॉन्स सही नहीं मिलता तो फिर हमारे को भी मज़ा नहीं आता। तो चलते हैं आगे, फिर बाकी आप लोगों की मर्जी है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगोशिएबल, कि जो नेगोशिएबल है इनमें से कौन सा नेगोशिएबल है? बैंक एफडीआर, एयरवेज बिल, एनएससी और नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन है एनआई? तो एनआई इनमें से कोई नहीं है, नेगोशिएबल इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ए बिल ऑफ लैंडिंग और रेलवेज रिसीप्ट इज नेगोशिएबल अंडर सेक्शन ऑफ, कि जो लैंडिंग बिल या रेलवे रसीद की धारा के तहत जो प्राकम्य है वो कौन से एक्ट में है, ये पूछा गया है इस पे। पहला ऑप्शन है 6 एनआई एक्ट, छठा एनआई एक्ट, दूसरा है 84 एनआई एक्ट, तीसरा है 130 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ये तीसरा ऑप्शन है, और चौथा है 137 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 137 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। सब पिछले पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी आपके लिए क्वेश्चन लाए जाते हैं इसमें हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है कि हम आपको क्वेश्चन दें और हमारा फ़ायदा हो। ये केवल अपना एक ही एम है, खाली सब स्टाफ के लिए, कि उनको क्लर्क बनाने में कोई कसर न छोड़ी जाए, क्योंकि उनके लिए क्लास कोई नहीं लाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी टीम चाहती है कि हर बैंकिंग सेक्टर में जो भी सब स्टाफ है उसको अच्छी से अच्छी क्लास दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होल्डर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन विच ऑफ एनआई एक्ट। कोई भी होल्डर है, धारक है, वो एनआई एक्ट के कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है। कोई भी धारक हो, कोई के धारक होगा, बैंक का ही धारक होगा वो 10 में, 9 में, 18 में या 8 में। तो होल्डर है उसको एनआई एक्ट 8 में उसको परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, राइट ऑफ लीन इज नो अफेक्टेड बाय। जो ग्रहणाधिकार का अधिकार है वो किसको प्रभावित नहीं करता है। जो लीन है वो किसको अफेक्ट नहीं करता है, लॉ ऑफ लिमिटेशन सीमा का नियम को, इनकम ऑफ एक्ट अधिनियम के लिए आय को, और अगला है इंडियन सक्सेशन एक्ट भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम को, और चौथा है बैंक रेगुलेशन एक्ट बैंक विनियमन नियम को। तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉ ऑफ लिमिटेशन सीमा के नियम को ये प्रभावित नहीं करता है, LIEN लीन का अधिकार। ठीक है, ग्रहणाधिकार बोलते हैं उसको। इन विच ऑफ फॉलोइंग एसेट्स प्रोविजनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। निम्नलिखित में से किस संपत्ति में प्रावधान की आवश्यकता नहीं। इनमें से कौन सी संपत्ति है जिसमें किसी संपत्ति में प्रावधान की आवश्यकता नहीं। पहला है सब स्टैंडर्ड असेट्स यानी घटिया संपत्ति, दूसरा है स्टैंडर्ड असेट्स मानक संपत्ति, तीसरा है डाउटफुल असेट्स संदिग्ध संपत्ति, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो ये संपत्ति में प्रावधान की आवश्यकता नहीं है, इसका आंसर है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये सब सही है, इसमें सब का प्रावधान है, सब स्टैंडर्ड का भी, स्टैंडर्ड का भी और डाउटफुल का भी। नेक्स्ट, कंसोर्टियम अकाउंट विल बी क्लासिफाइड इज एनपीए बेस्ड। कंसोर्टियम खाते को एनपीए के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जो भी कंसोर्टियम खाता है जो एनपीए है उसके आधार पर उसको कैसे वर्गीकृत किया गया। पहला, द इंडिविजुअल बैंक्स रिकवरी यानी व्यक्तिगत बैंकों की वसूली, द लायबिलिटीज ऑफ अकाउंट्स खातों का दायित्व, या कैपिटल ऑफ बैंक्स। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिविजुअल बैंक्स रिकवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट कैन नॉट बी पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। कि पार्टनरशिप फर्म में कौन पार्टनर नहीं हो सकता। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, गवर्नमेंट कंपनी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो पार्टनरशिप फर्म में है उसमें जो भी प्राइवेट लिमिटेड है वो इसमें पार्टनर नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल फुल डिफॉल्टर विल नॉट बी अलाउड टू फ्लोट एनी न्यू वेंचर्स। ये वेंचर्स है, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ, कि अगर कोई फुल डिफॉल्टर को कुछ अवधि के लिए कोई भी नया वेंचर जारी करना है तो उसकी अनुमति नहीं दी जाती। कब तक नहीं दी जाती, जब तक कोई अगर फुली डिफॉल्टर है और उसको कोई नया वेंचर जारी करने की अनुमति देनी हो
तो कितने साल तक नहीं दी जाती? 7 साल तक, 10 साल तक, 5 साल तक या 4 साल तक? तो उसको 5 साल तक जो नया जो वेंचर जारी है उसको नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोविजनिंग परसेंटेज ऑफ स्टार्टेड असेट्स? प्रारंभ की गई संपत्तियों का प्रावधान प्रतिशत क्या था? जो प्रारंभ में की गई संपत्तियों का प्रावधान था उसका परसेंटेज क्या था? 10%, 20%, और नीचे है 30%, और अंत में है 40%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 40% था, जब प्रारंभ में संपत्तियों का प्रावधान था तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू गेट द इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005? आरटीआई एक्ट 2005 में आया था, ये तो पता है। आरटीआई, ये क्वेश्चन है जो रिपीटेड है। 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करने का समय सीमा क्या है? अगर आपने आरटीआई लगा दी तो कितने दिन के बाद आपको इसका जवाब मिल जाएगा आरटीआई का? और आरटीआई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है राइट टू इन्फॉर्मेशन। आपको सही जानकारी देना। ये कितनी सीमा है, कितना टाइम है? 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 30 दिन? तो इसका जो सही समय है वो है 30 डेज, 30 दिन। अगला क्वेश्चन है, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ? जो लीगल एंटिटी है वो किस लिमिटेड कंपनी की सहायक कंपनी है? एनपीसीआई की, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सेबी की, या एनएससीआई की? तो जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर लिमिटेड जो कंपनी है वो क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की सहायक कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005 में आया था आरटीआई एक्ट, फीस ऑफ हुज एप्लीकेबल? कि आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए कितनी फीस लागू होगी? किसकी फीस लागू नहीं होगी, कितनी फीस लागू होती है उसमें? अगर आपने आरटीआई लगाना है तो कितने रुपए लगते हैं? 50 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, या कोई फीस नहीं लगती? अगर आपने आरटीआई लगाना है तो उसके लिए कोई भी फीस नहीं लगती है, नील। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ पीआईओ अंडर आरटीआई एक्ट 2005? 2005 जो आरटीआई एक्ट है उसमें एक ये वर्ड आता है पीआईओ, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। पब्लिक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और पब्लिक इंटेलिजेंस ऑफिसर। तो अगर मैं इसका राइट आंसर आपको बताऊं तो इसका राइट आंसर है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएसई? जो बीएसई है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी? पहला ऑप्शन है बैंक सेविंग एम्प्लॉयज़, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तीसरा है बॉम्बे सिक्योरिटी एक्सचेंज, चौथा है बॉम्बे सिक्योरिटी एक्सचेंज, बैंक सिक्योरिटी एक्सचेंज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बैंक स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि मुंबई में ही स्थित है। इस बीएससी की फुल फॉर्म हो जाएगी। तो ये था आज का सेशन, जो कि जनरल बैंकिंग सभी बैंकों के लिए लागू था, चाहे कोई किसी भी बैंक की तैयारी कर रहा है और सब स्टाफ में है फिलहाल, और उसने
ऊंचे पद पे जाना है यानी क्लर्क बनना है। तो यहाँ तक अगर जिस भाई ने वीडियो देखी उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसने नहीं देखी उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। सब बोलते हैं कि हम सीनियरिटी वाइज बन जाएंगे, सीनियरिटी वाइज बन जाएंगे, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। बैंक प्राइवेटाइजेशन की वो प्राइवेट की ओर जा रहे हैं, तो इससे पहले कि आप प्रमोशन ले दो तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ तक थे जनरल बैंक के क्वेश्चन। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं वो मिलेंगे आपको पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक का जो प्रैक्टिस सेट है वो मिल जाएगा आपको। तो पंजाब नेशनल बैंक का अगर मैं पहला क्वेश्चन की बात करूं तो मेनू ऑप्शन है, मेनू फॉर ओपनिंग ऑफ फ्लेक्सी आरडी। अगर आपने फ्लेक्सी आरडी को ओपन करना है तो उसके लिए मेनू ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन है HOAACTD, दूसरा है STDFLX, तीसरा है FOAAC और चौथा है FCAAC। तो जो पहला ही क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा FOAAC इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी मेनू फॉर डिपॉजिट मॉडलिंग। जो डिपॉजिट मॉडलिंग है उसका मेनू ऑप्शन क्या है? SDEPMOD, HDEPOSM, HTDSIP और अगला है HOAACTD। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, HDEPMOD। ठीक है भाई। नेक्स्ट, मेनू फॉर क्लोजर ऑफ NPA अकाउंट। NPA अकाउंट का जो क्लोजर है उसका मेनू ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि ये बहुत पेपरों में पूछे जाते हैं इसलिए इन पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ये रिपीट भी होंगे तो आपको इसमें फील करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप अगर ब्रांच में काम कर रहे हैं तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो पहला ऑप्शन है CAACLA, दूसरा है NPACLS, तीसरा है NPARST, चौथा है HCAAC। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा NPACLS। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मेनू फॉर डेबिट कार्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जो डेबिट कार्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसके लिए क्या मेनू ऑप्शन है? पहला है डी कार्ड, दूसरा है डी कार्ड INS, तीसरा है ADCREQ और चौथा है HDCARD। तो इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, DCARDINS। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बाय विच ऐप स्टाफ कैन एंटर डिटेल्स ऑफ SMA मॉनिटरिंग एंड लीड्स मैनेजमेंट। जिसके द्वारा ऐप कर्मचारी SMA और लीड प्रबंधन के लिए विवरण दर्ज किस में कर सकते हैं? इसमें ऐप और विवरण अगर दर्ज करना है तो इसमें किस में कर सकते हैं? PNB, GENIE, PNB वन, PNB प्राइड या PNB परिवार। तो इसमें कर सकते हैं आप PNB प्राइड में विवरण को दर्ज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ओनर डिवीजन टू अप्रूव पासिंग पावर टू स्टाफ। कि किस मालिक डिवीजन को कर्मचारियों को पावर देने की मंजूरी है? कि जो बैंक में कर्मचारी होते हैं कि कोई भी कर्मचारी कैशियर की 5,000 की पावर है, मैनेजर की 2 लाख की पावर है, चीफ की कितने लाख की पावर है कि हाँ भाई इतने तक को अप्रूव कर सकता है। तो इस पावर को मंजूरी कौन देता है? IRMD, IAD, HRD या ITD।
सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको मंजूरी देता है IAD, ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं इस IAD की फुल फॉर्म बताऊं तो इसकी है इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिट डिवीज़न। इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिट डिवीज़न ये अथॉरिटी देता है कि आपकी पावर कितनी है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्रेवल कार्ड कैन बी इशूड इन। जो विश्व का जो यात्रा कार्ड होता है वो किस किस में जारी किया जाता है। पहला ऑप्शन है US डॉलर में, GBP में, या यूरो में, या इन सभी में। तो जो ये वर्ल्ड ट्रेवल कार्ड है इसको ऑल करेंसी में जारी किया जाता है। नेक्स्ट, मिनिमम लेंथ ऑफ फिनक्कल पासवर्ड इज हाउ मेनी कैरेक्टर्स। जो फिनक्कल का जो पासवर्ड है उसकी लंबाई कितने अक्षरों की होती है। पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 8, चौथा है 10। तो जो फिनक्कल पासवर्ड है PNB के अंदर उसकी जो लंबाई है वो होती है 6 कैरेक्टर्स में, 6 कैरेक्टर्स में उसकी लंबाई होती है। और आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है एक्सटेंड ऑफ लोन अमाउंट दैट कैन बी रेफर्ड टू लोक अदालत। की ऋण सीमा की, ऋण राशि की सीमा जैसे लोक अदालत में कितने तक के लोन को लोक अदालत में भेजा जा सकता है। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख और 100 लाख। तो शायद ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि इसको एक बार मैं करवा चुका हूँ। कितने तक के लोन को लोक अदालत में भेजा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 20 लाख, ऑप्शन नंबर 2। तो ये था आज का सेशन। अगर आपको हमारा सेशन, हमारी मेहनत पसंद आए सभी स्टाफ को, तो अपने भाई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करें। और जो भी मैं क्वेश्चन डालता हूँ उनके आंसर ज़रूर लगाएं। जब मैं कम्युनिटी बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन 1 या 2 में डेली डालता हूँ। तो ये था आज का सेशन। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो हमारे साथ नए जुड़े हैं तो वीडियो आपको सुबह 10 बजे, 10:15 और 10:30 बजे के बीच में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।